तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं सन 2022 की जो आपकी प्रश्न बैंक है वो आपकी पूरी फुल सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं। जो आपका अध्याय नंबर 10 है, तो अध्याय नंबर 10 हम सभी देखने वाले हैं। और इससे पहले की जो सभी अध्याय हैं, बाकी के आपके जितने भी बचे 8 अध्याय 9 अध्याय तो आपका डिलीट हो चुका है। तो यहाँ से आपके बाकी जितने भी अध्याय हैं हम पहले ही प्लेलिस्ट में बनाकर आपको डाल चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, कोशिका चक्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, घटनाओं का वह निश्चित अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संघटकों का संश्लेषण करने के पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, कोशिका चक्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम अगला देख लेते हैं। तो हमारा अगला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कोशिका चक्र की को G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहते हैं। कोशिका चक्र की G0 अवस्था को शांत अवस्था क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जंतुओं में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती जैसे हृदय कोशिका, और कुछ कोशिकाएं बहुत कम विभाजित होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस निष्क्रिय अवस्था को कोशिका यहाँ पर कोशिका चक्र की प्रशांत अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। और ये जो आपके प्रश्न है सभी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 हमारे पास यहाँ पर दिया है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, युग्म पट्ट को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, युग्म पट्ट गुणसूत्र का संघनन पूरी तनुहट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत प्रावस्था पूर्वावस्था बन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्म पट्ट कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, स्थूल पट्ट को स्पष्ट कीजिए। तो स्थूल पट्ट देख लेते हैं हम। प्रावस्था की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थलपट्ट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती हैं। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्थ गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो इसी को ही हम स्थूल पट्ट कहते हैं। उसके बाद है जीव द्रव विभाजन किसे कहते हैं। तो केंद्रक विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया करके दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार को कोशिका विभाजन भी कहते हैं एवं इसे ही जीव द्रव विभाजन कहते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम देख लीजिएगा, केंद्रक को विभाजन को स्पष्ट कीजिए। केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में सपृथक्करण होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। उसके बाद इन सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं इनको हम देख लेते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले समसूत्री विभाजन और बाद में अर्धसूत्री विभाजन डाल लेते हैं। तो इसका जो यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्या दिया है आप देख लीजिएगा, इस प्रकार का विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार का विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक विभाजन होता है, इसे 2 सह विभाजन होता है। यह 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार के विभाजन के पश्चात 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद है, इसमें आनुवांशिकी के नए संयोग बनते हैं, इसमें आनुवांशिकी के नए संयोग नहीं बनते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है, जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट हमारा हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, जीन विनिमय की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो जीन विनिमय की क्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में होने वाले समजात गुणसूत्र खंडों की अदला बदली को लीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब डिप्लोटीन अवस्था में विकर्षण के पैदा होने के कारण समजात गुणसूत्र अलग अलग होना प्रारंभ करते हैं, तब ये आपस में कुछ स्थानों पर संलग्न रह जाते हैं। इन स्थानों को क्रियजमा कहते हैं। उसके बाद है,
इन स्थानों पर सिस्टर प्रोटोक्रोमेटिक टूटकर फिर से क्रॉस के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन गुणसूत्रों के फिर से जुड़ने की इस क्रिया को क्रोमोनिया की अदला बदली या पुनर्योजन हो जाती है। गुणसूत्रों के क्रोमोनिया की इसी अदला बदली को परस्पर जीन विनिमय कहा जाता है। तो इसे आपको अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से पूरा, यहाँ से और यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अगला है जो हमारा यहाँ पर समसूत्री विभाजन का महत्व लिखना है। तो समसूत्री विभाजन का महत्व आप लिख लीजिएगा। इस विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि तथा विकास होता है। और उसके बाद इसका जो आज है, इस विभाजन के कारण जनक कोशिकाओं के समान ही नई संतति का निर्माण होता है। उसके बाद है, इस विभाजन के द्वारा घाव भरते हैं तथा मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन भी इसी विभाजन के द्वारा होता है। और यदि आप चाहें तो इसमें समसूत्री विभाजन के महत्व पूछे गए हैं, तो आप इसमें से आप लिख लीजिएगा समसूत्री विभाजन के महत्व। ये भी लिख सकते हैं आप क्या, जो आपने अंतर याद की हैं, तो समसूत्री विभाजन के एक साइड की जितनी भी वो लाइनें होती हैं 4, वो सभी लिख सकते हैं इसके महत्व में। और यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूत्र विभाजन का महत्व। तो इसके कारण पीढ़ी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। उसके बाद इसी विभाजन के कारण जनक के समान ही कोशिकाएं पैदा होती हैं। और दूसरा है हमारा तीसरा, इस विभाजन में जीन विनिमय होने के कारण यह नए गुणों के बनने में सहायता करता है। उसके बाद जो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चल रहे थे, इस विभाजन में जीन विनिमय के होने के कारण यह नए गुणों के बनने में सहायता करता है। उसके बाद है हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, इसके कारण विभिन्नता पैदा होती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। तो उसके बाद यहाँ से हमारे जो हैं सभी क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो वीडियो अगर यूजफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।